हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बताएंगे मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया का सिद्धांत क्या होता है। तो आइए जानते हैं कि मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत किस प्रकार से मैक्स वेबर ने दिया हुआ है। मैक्स वेबर के समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार व्यक्ति तथा उसकी क्रियाएं भी वे आधारभूत अणु हैं जिन पर समाजशास्त्र का अस्तित्व बना हुआ है। इसी कारण रेमंड एरो ने वेबर के समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया की अवधारणा को एक अस्तित्ववादी अवधारणा कहा है। वेबर के शब्दों में कहा जा सकता है कि सामाजिक क्रिया कोई भी वह मानवीय दृष्टिकोण अथवा कार्य है जिसका संबंध कर्ताओं के अर्थपूर्ण व्यवहार से है, चाहे वह कार्य करने की असफलता को स्पष्ट करता हो अथवा निष्क्रिय स्वीकारोक्ति को। इस प्रकार वेबर ने शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार से किए जाने वाले उन कार्यों को क्रिया की परिभाषा में सम्मिलित किया है जो अर्थपूर्ण होते हैं। प्रयत्न और इच्छा के बाद भी व्यक्ति किसी कार्य में यदि असफल रहे तब भी उसका वह कार्य क्रिया की श्रेणी में ही रखा जाएगा। इस संबंध में यह ध्यान देना आवश्यक है कि वेबर के अनुसार क्रिया तथा व्यवहार एक दूसरे से भिन्न धारणाएं हैं। मनोविज्ञान मानवीय व्यवहारों का अध्ययन कर सकता है लेकिन सामाजिक क्रियाओं का नहीं। वास्तव में क्रिया की तुलना में व्यवहार का क्षेत्र कहीं अधिक व्यापक है, क्योंकि व्यवहार के अंतर्गत वे व्यवहार भी आ जाते हैं जो मानव की मूल प्रवृत्तियों से संबंधित होते हैं। वेबर ने सामाजिक क्रिया को परिभाषित करते हुए कहा है कि जिन कार्यों को करने में कर्ता को प्रेरणाओं पर अन्य व्यक्तियों के दृष्टिकोणों और क्रियाओं का प्रभाव पड़ा हो तथा जो कार्य अन्य व्यक्तियों को प्रभावित कर रहे हों उन्हीं को सामाजिक क्रिया कहा जाता है। इस कथन से स्पष्ट होता है कि सामाजिक क्रिया प्रत्येक वह मानवीय व्यवहार है जिसमें दूसरे लोगों की भावनाओं तथा प्रेरणाओं का समावेश होता है एवं जो अन्य लोगों के व्यवहारों को भी प्रभावित करता है। इस दृष्टिकोण से वेबर द्वारा प्रस्तुत सामाजिक क्रिया के तत्वों को निम्नलिखित की सहायता से समझा जा सकता है। क्रिया से संबंधित इन सभी तत्वों को सरल उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। जाति व्यवस्था वाले भारतीय समाज में यदि कोई व्यक्ति अंतरजातीय विवाह करता है तो ऐसे विवाह को इसलिए एक सामाजिक क्रिया कहा जाएगा क्योंकि इसका विवाह करने वाले व्यक्ति के लिए एक विशेष अर्थ होता है। इस व्यक्तिनिष्ठ अर्थ में अनेक ऐसे व्यक्तियों की क्रियाओं अथवा दृष्टिकोणों का समावेश होता है जिन्होंने उससे पहले अंतरजातीय विवाह किया था। साथ ही इस क्रिया का प्रभाव न केवल उस व्यक्ति पर पड़ेगा बल्कि यह क्रिया समाज के अन्य व्यक्तियों के भी व्यवहारों तथा विचारों को प्रभावित करेगी। कम से कम ऐसे विवाह से उसके तथा उसकी पत्नी के पारिवारिक संबंध अवश्य प्रमाणित होंगे। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक क्रिया किसी कर्ता के द्वारा की जाने वाली वह क्रिया है जिसकी प्रेरणा अतीत तथा वर्तमान की गतिविधियों से प्राप्त होती है तथा जो वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करती हैं। वेबर का विचार है कि सामाजिक क्रिया की अवधारणा को समझने के लिए उन महत्वपूर्ण तथ्यों को समझना आवश्यक है जो इस अवधारणा के बारे में अक्सर भ्रम उत्पन्न करते हैं। सामाजिक क्रिया की पूर्व परिभाषा से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सामाजिक
क्रिया कोई भी वह क्रिया है जो दूसरे व्यक्तियों से प्रभावित होती है अथवा जो दूसरे बहुत से व्यक्तियों के द्वारा की जाने वाली क्रिया के समान होती है। यह एक सही दृष्टिकोण नहीं है। सामाजिक क्रिया की अवधारणा को उसके वास्तविक रूप में स्पष्ट करने के लिए वेबर ने इसकी 2 विशेषताओं पर बल दिया है। पहली विशेषता यह है कि सामाजिक क्रिया अर्थपूर्ण होती है तथा दूसरी यह है कि किसी बाह्य क्रिया के रूप में स्पष्ट होती है। वेबर के विचारों में संदर्भ में इस दोनों मुख्य विशेषताओं को निम्नलिखित 5 आधारों पर सरलतापूर्वक से समझा जा सकता है। पहला है, सामाजिक क्रिया सदैव अर्थपूर्ण होती है। सामाजिक क्रिया की अर्थपूर्णता को स्पष्ट करने के लिए वेबर ने किसी भी क्रिया अथवा घटना के 2 अर्थों को स्पष्ट किया। एक को हम औसत अर्थ तथा दूसरे को यथार्थ अर्थ कहते हैं। वेबर कहते हैं कि यदि दूसरे व्यक्तियों को क्रिया को सामान्य रूप से देखकर उसका अनुसरण किया जाए अथवा व्यक्ति केवल एक प्रतिक्रिया के रूप में कोई व्यवहार करे तो यह दशा क्रिया के औसत अर्थ को स्पष्ट करती है। जब हम औसत अर्थ के आधार पर कोई व्यवहार करते हैं तो इसे सामाजिक क्रिया नहीं कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए सड़क पर चलते हुए किसी व्यक्ति के पीछे चलने लगना एक ऐसा व्यवहार है जो औसत अर्थ के संदर्भ में किया जाता है। वेबर के अनुसार विशुद्ध अर्थ वह होता है जिसमें कर्ता किसी परिस्थिति का पूरा ज्ञान प्राप्त करने के बाद विवेकशील ढंग से दूसरे लोगों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का अर्थ निकालकर एक विशेष क्रिया करता है। दूसरा है, सामाजिक क्रिया अतीत, वर्तमान तथा भविष्य के व्यवहारों से प्रभावित हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति अतीत में हुए विरोध के कारण किसी व्यक्ति पर आक्रमण करता है अथवा उससे संघर्षपूर्ण क्रियाएं करता है तो इस क्रिया में अतीत के एक विशेष अर्थ और अनुभव का समावेश होने के कारण इसे सामाजिक क्रिया कहा जाएगा। तीसरा है, सभी तरह की बाह्य क्रियाओं को सामाजिक क्रिया नहीं कहा जा सकता। मनुष्य की बहुत सी बाह्य क्रियाएं इस तरह की होती हैं जो जड़ पदार्थों अथवा काल्पनिक प्रेरणाओं से प्रभावित होती है तथा उनमें कोई अर्थ निहित नहीं होता है। उदाहरण के लिए, जंगल में जाता हुआ कोई व्यक्ति यदि पेड़ की नीची शाखा से बचने के लिए बार बार अपने सिर को झुकाकर चलता है तो उसकी यह क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होगी। किसी छोटे दरवाजे से निकलने के लिए एक लंबे व्यक्ति द्वारा सिर झुकाकर चलना भी सामाजिक क्रिया नहीं होगी। दूसरी ओर, यदि राजा के दरबार में व्यक्ति सिर झुकाकर चलता है तो उसकी यह बाह्य क्रिया सामाजिक क्रिया हो जाती है, क्योंकि राजा के सामने सिर झुकाकर चलने का एक विशेष अर्थ होता है। स्पष्ट है कि सामाजिक क्रिया का संबंध केवल अर्थपूर्ण बाह्य क्रिया से ही होता है। चौथा है, प्रत्येक संपर्क सामाजिक क्रिया का आधार नहीं होता है। सामाजिक क्रिया के लिए एक दूसरे व्यक्तियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क करना आवश्यक होता है। केवल वही संपर्क सामाजिक क्रियाओं को उत्पन्न करता है जो कर्ता के व्यवहार को दूसरे लोगों के व्यवहार से अर्थपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। पांचवा है, वेबर का कथन है कि सामाजिक क्रिया न तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली समान क्रियाओं को कहते हैं और न ही उस क्रिया को जो केवल दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित होती है। वेबर ने के अनुसार यह आधार मुख्य रूप से 4 हैं: व्यक्ति का विवेक,
सामाजिक मूल्य, व्यक्ति के संवेग तथा प्रथाएं। इन आधारों पर सामाजिक क्रिया की निम्नलिखित 4 प्रकार होती हैं। पहला है लक्ष्य के संबंध में तर्कपूर्ण क्रिया। इस श्रेणी की सामाजिक क्रिया वह है जो किसी तर्कपूर्ण लक्ष्य से संबंधित होती है। कोई कर्ता जब अपने लक्ष्य का निर्धारण तथा उसे प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधनों का चुनाव उनकी क्षमताओं के आधार पर करता है, तब वेबर के अनुसार ऐसी क्रिया को तर्कपूर्ण क्रिया के नाम से संबोधित किया जाता है। दूसरा पॉइंट है मूल्य के संबंध में तर्कपूर्ण क्रिया। इससे स्पष्ट करते हुए अब्राहम तथा मॉर्गन ने लिखा है कि इस प्रकार की क्रिया में कर्ता किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधनों का तर्कपूर्ण उपयोग तो करता है, लेकिन वह जिन लक्ष्यों का चुनाव करता है वे कुछ विशेष मूल्यों पर आधारित होते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि इन क्रियाओं का उद्देश्य तात्कालिक अथवा अल्प समय में ही किसी वैयक्तिक उद्देश्य को पूरा करना नहीं होता है, बल्कि इनका उद्देश्य जीवन के कुछ महत्वपूर्ण मूल्यों को प्राप्त करना होता है। तीसरा प्रकार है भावनात्मक अथवा संवेगात्मक क्रिया। इस श्रेणी की क्रियाओं में परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाले संवेगों अथवा भावनाओं का महत्व सर्वाधिक होता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ऐसी क्रियाओं में क्रिया के लक्ष्य तथा साधनों का निर्धारण कुछ विशेष संवेगों से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए किसी मित्र को दुर्घटना का शिकार होते हुए देखकर दूसरे मित्र द्वारा चिल्लाकर उसे सचेत करना अथवा उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ना भावनात्मक क्रिया की प्रकृति को स्पष्ट करता है। चौथा प्रकार है परंपरागत क्रिया। सामाजिक क्रियाओं की इस श्रेणी में कर्ता द्वारा की जाने वाली उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनमें लक्ष्यों और साधनों का निर्माण प्रथाओं, लोकाचारों, उत्सवों तथा परंपरागत व्यवहारों के आधार पर होता है। इससे स्पष्ट होता है कि परंपरागत क्रिया में तार्किकता का अभाव होता है तथा ऐसी क्रिया परंपराओं का संरक्षण करने के लिए की जाती है। वे क्रियाएं जिनमें लक्ष्यों और साधनों का निर्धारण परंपरागत आधार पर होता है, उन्हें रॉबर्ट मर्टन ने अनुरूपता की क्रियाओं के रूप में स्वीकार किया है। इसका तात्पर्य यह है कि विभिन्न साधनों में इस प्रकार की क्रियाएं व्यक्ति द्वारा समूह से अपनी अनुरूपता बनाए रखने के लिए की जाती है। वेबर ने क्रिया के उपयुक्त 4 प्रकारों का उल्लेख करने के बाद भी इस तथ्य पर बल दिया है कि आधुनिक युग में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक जीवन में लक्ष्यों तथा साधनों के बारे में तर्कपूर्ण क्रियाएं ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने बताया है कि आधुनिक समाजों में बढ़ता हुआ उपयोगितावादी तथा वैयक्तिक हितों के आधार पर स्थापित होने वाले संबंधों के पीछे तार्किक क्रियाएं ही सबसे प्रमुख कारण हैं। इस प्रकार वेबर के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का ही एक व्यापक विज्ञान है। समाजशास्त्र की इस व्यापकता का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि इसके अंतर्गत उन सभी तरह की सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन होता है जिनका उल्लेख वेबर ने उपयुक्त 4 श्रेणियों के अंतर्गत किया है। वास्तविकता यह है कि कोई क्रिया चाहे लक्ष्य के चुनाव में तार्किक हो अथवा उसका संबंध किसी मूल्य, संवेग अथवा परंपरा से हो, प्रत्येक क्रिया में किसी न किसी स्तर पर तार्किकता का समावेश अवश्य दिखाई देता है। इस दृष्टिकोण से सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन से ही समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित विज्ञान बनाया जा सकता है।
आइए जानते हैं कि वेबर ने इसकी आलोचनाएं भी की है। एक प्रमुख आलोचना यह की जाती है कि सामाजिक क्रिया की अवधारणा में वेबर ने लक्ष्य के संदर्भ में तर्कपूर्ण क्रिया को सबसे अधिक महत्व दिया है। ऐसी क्रियाएं आधुनिक समाजों को समझने के लिए अधिक उपयोगी हो सकती हैं, लेकिन परंपरागत समाजों में इनके आधार पर मानव व्यवहारों का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। इन आलोचनाओं के बाद भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि समाजशास्त्र के अल्प विकसित स्तर में वेबर ने सामाजिक क्रिया की अवधारणा को समाजशास्त्र के अध्ययन की प्रमुख इकाई के रूप में प्रस्तुत करके अध्ययन को एक नई दिशा देने का प्रयत्न अवश्य किया है। धन्यवाद।